नमस्कार। हम रूढ़िवाद की चर्चा कर रहे थे और हमने रूढ़िवाद की विशेषताएं और उसका डेवलपमेंट देखा था। अब हम उन विचारकों की चर्चा करेंगे जिनका संबंध है रूढ़िवाद से। हम पहले शास्त्रीय रूढ़िवाद, ऐसा कोई बंटवारा तो नहीं है, फिर हम चर्चा कर लेंगे आधुनिक रूढ़िवादियों की, और फिर हम चर्चा कर लेंगे समकालीन रूढ़िवादियों। ये तीन प्रकार के रूढ़िवादी विचार है। शास्त्रीय में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे, एक समाल सी चर्चा किसकी करेंगे? अरस्तु की करेंगे। अरस्तु के लिए हम बहुत बार ये कहते हैं कि अरस्तु कैसा विचारक था? रूढ़िवादी विचारक था। अरस्तु के विचार स्त्रियों के बारे में, अरस्तु के जो विचार हैं वो दास प्रथा के बारे में, अरस्तु के जो विचार हैं वो नागरिकता के बारे में, और अरस्तु के जो विचार हैं न्याय के बारे में। ये हमें ये बताते हैं कि अरस्तु यथास्थितिवाद का और रूढ़िवाद का पोषक था। स्त्रियों के लिए ये कहते हैं, अरस्तु ये कहता है कि स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से ईश्वर प्रदत्त तर्क बुद्धि नहीं होती। प्लेटो अलग बातें कहा करता था। प्लेटो कहा करता था कि आप चाहे पुरुष का शरीर देखो और चाहे महिला का शरीर देखो, आपको सिर दोनों में दिखाई देगा। महिला के भी सिर होता है और पुरुष के भी सिर होता है। क्योंकि पुरुष के सिर में भी बुद्धि पाई जाती है, इसलिए महिला के सिर में भी बुद्धि पाई जाती है। इसलिए पुरुष भी पढ़ सकता है तो महिला भी पढ़ सकती है। जरूरत यह है कि उसको चूल्हे चौके से क्या कर दिया जाए? आजाद कर दिया जाए। तो इसीलिए वो परिवार का साम्यवाद लाया था, ताकि स्त्रियों को क्या छोड़ना पड़ जाए? परिवार। इसलिए वो महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया करता था। अरस्तु कहता था कि इनमें स्वाभाविक रूप से तर्क बुद्धि नहीं होती, ये तो दोयम दर्जे की होती है, घर पे ही ठीक रहती है। ऐसा ही वो किसके बारे में कहा करता था? दास प्रथा के बारे में, कि दास है वो स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? निर्बुद्धि होते हैं। इनको पैदा ही ईश्वर ने दास बनने के लिए किया है। तो ये प्राकृतिक असमानता का प्रतीक है दास प्रथा। इसलिए हम कहते हैं कि अरस्तु रूढ़िवादी था। अरस्तु की जो नागरिकता है, जिसमें वो सिर्फ कुछ कुलीन लोगों को ही नागरिकता देता है, बच्चों को, बूढ़ों को, दासों को, एलियंस को, वर्दों को, या जो किसान और व्यापारी हैं उनको नागरिकता नहीं देता। तो इसका तात्पर्य वो नागरिकता के मामले में भी क्या है? रूढ़िवादी है। तब हम कहते हैं न्याय के मामले में, कि न्याय में वो समानता के ऊपर बल देता है, सॉरी इसकी योग्यता पे बल देता है। और वो जिस वितरणात्मक न्याय की चर्चा करता है उसमें कहीं भी आवश्यकता पूर्ति का वर्णन नहीं है, कि आवश्यकता पूर्ति के अकॉर्डिंग भी कुछ वितरण किया जाएगा। तो हम कहते हैं कि वो स्त्रियों, दास प्रथा, नागरिकता, न्याय, अधिकांश मामलों में अरस्तु क्या था? यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी था। अब हम चर्चा करते हैं आधुनिक युग में, कि आधुनिक युग में ऐसे विचारक कौन हुए। तो हम शुरुआत करेंगे वो रिचर्ड हुकर से करेंगे। ये एक पादरी था और बहुत बड़ा धर्मशास्त्री था। इसने ये जो प्रोटेस्टेंट सुधार थे इनका बहुत भारी विरोध किया था और कैथोलिकवाद का समर्थन किया था। थैंक यू भाई। तो रिचर्ड हुकर। फिर हम चर्चा करते हैं डेविड ह्यूम की। ऐसा ही विचारक डेविड ह्यूम था। ह्यूम को तो अपन तब करते हैं जब अपन लोक, बर्कले और ह्यूम की चर्चा करते हैं। तो एक पूरी बहस छिड़ी थी कि क्या सही है और क्या गलत है। ज्ञान आता कहां से? मैं माफी चाहूंगा, वो नैतिकता हो जाएगी, कि ज्ञान आता कहां से। तो हम जिससे सत्ता मीमांसा की, ओंटोलॉजी की चर्चा करते हैं कि ज्ञान कहां से आता है, तो इसके बारे में दो विचार छिड़ गए, कि एक तो ज्ञान आता है कहां से? अनुभववाद से। और दूसरा ज्ञान आता है तर्क बुद्धि से।
तो जो देकारते था, लाइबनिज था, स्पिनोजा था, वो तो कहते थे ज्ञान आता है तर्क बुद्धि से। और लोक, बर्कले और डेविड ह्यूम कहते थे, जॉन लोक है, बर्कले है, डेविड ह्यूम, वो क्या कहते थे, कहां से आता है, अनुभव से आता है। हम जो कुछ सीखते हैं वो अपने इंद्रिय ज्ञान से सीखते हैं, जो कुछ हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्पर्श देता है, उससे आता है। ये कहता है आता है तर्क करने से। कोई चीज नहीं है, अगर आप उस पर तर्क कर रहे हैं तो वो ज्ञान है आपका, चाहे वो दिखाई नहीं देती होगी। तो इनके लिए रैशनलिज्म महत्वपूर्ण था, तर्क बुद्धि महत्वपूर्ण थी। डेविड ह्यूम कहता है कि तर्क बुद्धि है ये आदर्शवाद को बढ़ावा देती है, तर्क बुद्धि है ये कल्पनाओं को बढ़ावा देती है, और आदर्शवाद और कल्पनाएं हैं यूटोपियन होती है, इसलिए मान्य नहीं है, जबकि ये यथार्थ ज्यादा मान्य है जो अनुभवों से आता है। तो डेविड ह्यूम ने कहा कि जो परंपराएं होती है, रीतियां होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनको हमने पहले ही क्या कर रखा है, अनुभव कर रखा है, और इनकी उपयोगिता साबित हो चुकी है। जबकि अगर आप तर्क बुद्धि लगाओगे तो नई नई चीजें पैदा करोगे, नए नए परिवर्तन पैदा करोगे, तो हो सकता है ये तो परिवर्तन काल्पनिक होते हैं, और क्या होते हैं, तो आदर्शवादी होते हैं, व्यवहार में तो डलते है नहीं, व्यवहार में डलते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं। तो उसने तर्क बुद्धि का विरोध किया डेविड ह्यूम ने, और ये हमने देखा था, कहां देखा था, अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि रूढ़िवादी काय का विरोध करते हैं, तर्क बुद्धि और विवेकशीलता का विरोध करते हैं। तो वो था डेविड ह्यूम, और ऐसी चर्चाएं हम देखेंगे, आज तक ऐसी चर्चाएं चल रही है। थोड़ी देर में जब माइकल ऑक्सफोर्ड को देखेंगे तो वो भी काय का विरोध करता है, तर्क बुद्धि का विरोध करता है। अभी देखते हैं थोड़ी देर में, उससे पहले एक विचारक कर लेते हैं, आधुनिक विचारक। अब हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे एडमंड बर्क। एडमंड बर्क जब 1789 की क्रांति हुई, उस टाइम जवान था, बिल्कुल सही था, और उसने 1789 की क्रांति के बाद 1790 में एक पुस्तक लिखी, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। फ्रांस की क्रांति के ऊपर इसने क्या डाला था, प्रकाश, इसकी चर्चा की थी। तो इसने कहा कि ये जो क्रांति है ये एक भूल है, ये क्रांति एक महामूर्खता है, क्योंकि ये ऐसे अधिकारों को लेके की गई है जो अधिकार प्राकृतिक है, जो अधिकार काल्पनिक है, और ये काय को समर्थन करती है, रेडिकलिज्म का समर्थन करती है। इसलिए इसने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की थी। तो इसने कहा कि एक होता है व्यक्ति और एक होती है जाति। जाति हमेशा व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के समूह के लोग जो डिसाइड कर देते हैं वो ज्यादा सही होता है बजाय एक व्यक्ति के। अब ये विरोध किसका कह रहा है, जब ये कहता है एडमंड बर्क कि व्यक्ति की बजाय समझदार कौन होती है, बताओ, कि जाति ज्यादा समझदार होती है। तो इसका तात्पर्य वो एक समूह का समर्थन कर रहा है, पूरे समाज का समर्थन कर रहा है। तो व्यक्ति खुद चीजों का निर्णय और निर्धारण नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए कौन निर्धारण करेगी, पूरी वो जाति निर्धारण करेगी। व्यक्ति उन नियमों का, कायदे कानूनों का पालन करेगा। तो रीति रिवाज पहले से जातियों और धर्मों और समाज के द्वारा निर्धारित कर दिए जाएंगे, व्यक्ति को उनका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति समझदार नहीं है, समझदार है जाति। उदारवादी क्या कहते हैं, व्यक्ति समझदार है, और ये कहता है व्यक्ति समझदार है नहीं। तो वो वही बातें आ गई कि व्यक्ति तर्क प्रधान और तर्कपूर्ण नहीं है, बल्कि वो तो भावुक है, मूर्ख है वो। तो ऐसा करके और एडमंड बर्क ने क्या किया, प्राकृतिक अधिकारों को मूर्खता कहा, इन्हें काल्पनिक कहा, रेडिकलिज्म और फ्रांस की क्रांति का विरोध किया। इसने जो ये लोकप्रिय संप्रभुता थी रूसो वाली, इसकी भी आलोचना की, और इसने काय का समर्थन किया, रूढ़ियों का, परंपराओं का और धीमे परिवर्तनों का। उसने कहा कि गड़बड़ किसने कर दी है, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने। इन्होंने राज सत्ता तो बदली बदली, परंपराओं को भी उखाड़ कर फेंक दिया, परंपरागत संस्थाएं उखाड़ दी इन लोगों ने। इन्होंने धर्मतंत्र उखाड़ दिया, चर्च को उखाड़ दिया, सामंतों को उखाड़ दिया, और राजतंत्र की बजाय गणतंत्र ले आए। तो उन्होंने परंपरागत संस्थाएं उखाड़ दी, ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसने कहा कि क्या चीजें अच्छी है, फिर परंपराएं। तो इस एडमंड बर्क को हम कहते हैं आधुनिक रूढ़िवाद का पिता कहते हैं। मॉडर्न जो कंजर्वेटिज्म है उसका पिता हम एडमंड बर्क को बोलते हैं, जो धीमे परिवर्तनों का हिमायती है। वो कहता है
ये जो ब्रिटेन की क्रांति था ये तो अच्छी थी, लेकिन फ्रांस की क्रांति अच्छी। अब फिर हम करें कि ये धीमे परिवर्तनों का हिमायती कैसे है, तो दो क्रांतियां हैं, एक फ्रांस की क्रांति और एक, अब क्रांति तो वो भी थी लेकिन वो क्रांति धीमी थी इसलिए उसका समर्थन करता है, ये रेडिकल थी इसलिए इसका क्या करता है, विरोध। तो ये कौन से रूढ़िवाद का समर्थक है, तो एक आधुनिक रूढ़िवाद का है जो यथास्थिति की बजाय धीमे परिवर्तनों का समर्थक है। तो ये धीमे परिवर्तनों का, पीस मिल और धीमे परिवर्तनों का समर्थक है एडमंड बर्क। चलिए, तो हमने आधुनिक काल के कितने लोगों की चर्चा कर ली है, 3 लोगों की, रिचर्ड हुकर की, डेविड ह्यूम की और एडमंड बर्क की। अब हम जो चर्चा करेंगे वो समकालीन वालों की करेंगे कि समकालीन समय में कौन रूढ़िवादी है। आपको लगता है कि आज भी रूढ़िवादी पाए जाते हैं? आज भी पाए जाते हैं, हमेशा बहुत सारे रूढ़िवादी हैं। हमारे देश में इनकी सरकार है, रूढ़िवादी है, ब्रिटेन में इनकी सरकार है, ठीक है, और 4 साल तक ट्रंप के रूप में इनकी सरकार थी, तुर्की में इन रूढ़िवादियों की सरकार है। तो ये है रूढ़िवादी, समकालीन समय में भी ये पाए जाते हैं। ये विचारधारा है, किसी को कोई सी विचारधारा ठीक लगती है, किसी को कोई ठीक लगती है। अभी चर्चा करते, अलग अलग प्रकार के, सारे नहीं करते। माइकल ओक्सफोर्ड, ये वो ब्रिटिश विचारक जिसको हम परंपरावादी के रूप में पढ़ते हैं, किसके साथ, लियो स्ट्रॉस, माइकल ओक्सफोर्ड, हन्ना अरेंटे, वोएगलिन और जुवेंदल। समकालीन रूढ़िवाद का मुख्य चेहरा है माइकल ओक्सफोर्ड। इसकी पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। अब ये लगता है कि ये रैशनलिज्म पॉलिटिक्स जो लिखी गई है, ये पॉलिटिक्स में क्या साबित करने के लिए लिखी गई है, रैशनलिज्म को। लेकिन ये लिखी गई है कि राजनीति में जो तर्क बुद्धि है वो काम की नहीं होती, क्योंकि तर्क बुद्धि नई नई कल्पनाएं करके लाती है, रेडिकल चेंजेस लाती है, परंपराओं को उल्ट देती है। जबकि मानव का जो मूल स्वभाव होता है वो कैसे बंधा होता है, परंपराओं से। तो राजनीति में क्या चीज खतरनाक होती है, रैशनलिज्म खतरनाक होता है। तो ये कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था है उसका काम क्या है, कि राजनीतिक व्यवस्था, ये जो उदारवादी और समाजवादी क्या कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य काम है वो क्या लेके आना है, आर्थिक समृद्धि है। तो बोला ये बावड़े हैं, आर्थिक समृद्धि लाना काम किसका होता है, बाजार का। राज्य का काम होता है राज्य की जो मशीन है उसको क्या बनाए रखना, गतिशील बनाए रखना। राजनीति गतिशील बनी रहनी चाहिए। सीधी सी बात है कि राजनीति का काम सिर्फ क्या होता है, व्यवस्था बनाए रखना होता है, ऑर्डर बनाए रखना होता है। आर्थिक समृद्धि, अब ये बहस क्या चल रही है, सारी बहस चल रही है कल्याणकारी राज्य वाली, उदारवादियों का पूंजीवाद के समर्थन वाली, आधुनिक उदारवादियों का कल्याणकारी और किन्सवादियों ने जो लेके आया वो वाला, वो सारा चक्कर चल रहा है। तो ये कहते हैं राजनीति गलत है, जो कहां फंसी हुई है, आर्थिक समृद्धि में फंसी हुई है। क्योंकि ये बात 1900 और शायद 60 के आसपास या कब लिखी है, इसने देखना इसकी पुस्तक कब की है, 1960 है ना, हाँ 1960 के आसपास लिखी हुई है। अब देखिए ब्रिटेन में और यूरोप में ये कौन सा काल है, आप बताओ 1960 का काल क्या चल रहा है इस टाइम यूरोप में, आधुनिक उदारवाद की लहर चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुए 15 साल हुए, और आधुनिक उदारवाद जो कल्याणकारी राज्य लेके आया था, और कल्याणकारी राज्य की जो वास्तविक शुरुआत होती है 1942 के बाद और 1945 के बाद होती है मूलतः। तो जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है यूरोप की हालत टाइट हो जाती है, तो वहां कल्याणवाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्यों नागरिकों की हालत खस्ता हो जाती है, तो राज्य हस्तक्षेप करता है, नागरिकों का कल्याण शुरू करता है। 60 तक आते आते वो क्या पहुंच जाता है, श्रम पे पहुंच जाता है। तो वो वाला काल है। तो ये कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था का व्यवस्था बनाए रखना है, आर्थिक समृद्धि लाना नहीं है। इनका एक ही काम है कि बहुत सारी बुराइयों में से कौन सी बुराई को चुनना, छोटी बुराई को चुनना और व्यवस्था बनाए रखना। कि बुराइयां तो है लेकिन इसका काम कौन सी बुराई को चुनना है, छोटी बुराई को चुनना है। माइकल ओक्सफोर्ड, इसकी एक पुस्तक और है, ह्यूमन कंडक्ट, मानव का व्यवहार, एक है ह्यूमन कंडीशन। दोनों पुस्तकों को याद रखना।
ह्यूमन कंडीशन तो है हन्ना अरेंट की, और ह्यूमन कंडक्ट है माइकल ऑक्सफोर्ड का। और उसकी चर्चा कर, इसकी पुस्तक याद रखना, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। ये ऐसा आ सकता है, कौन सा विचारक है जो अपनी पुस्तक में तर्क बुद्धिवाद का आधुनिक समय में भी विरोध करता है, वो कौन है? माइकल ऑक्सफोर्ड है। ऐसे ही विचारकों में जो बन है, ऐसा विचारक कौन है? लियो स्ट्रॉस है। ऐसे विचारकों में कई बार परंपरावादी रूढ़िवादी हम किसको बोलते हैं? हन्ना आरेंट को बोलते हैं। समकालीन रूढ़िवादियों में हम चर्चा करते हैं हेयक की, हम चर्चा करते हैं नोजिक की, हम चर्चा करते हैं इरविंग क्रिस्टल की। अब ये फंस गए हेयक और नोजिक। देखिए माइकल ऑक्सफोर्ड अलग प्रकार का रूढ़िवादी है, हेयक और नोजिक अलग प्रकार के रूढ़िवादी, और इरविंग क्रिस्टल अलग प्रकार का रूढ़िवादी है। ये वो है जो परंपराओं को, रूढ़ियों को, रीति रिवाजों को, दर्शन को और मूल्यों को महत्व देने वाले हैं ये वाले। हेयक और नोजिक क्या करते हैं? आधुनिक उदारवाद का विरोध करते हैं, कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं, रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं। इसलिए चूंकि इनका विरोध किया तो लोगों ने इनको क्या करना शुरू कर दिया, ये तो रूढ़िवादी है जो कल्याणकारी राज्य का विरोध कर रहे हैं और रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन कर रहे हैं। इनके लिए व्यवस्था महत्वपूर्ण है, कल्याण महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं ना व्यवस्था महत्वपूर्ण है बाकी चीजों की बजाय, तो हम कहते हैं कि रूढ़िवादियों के लिए व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। तो ये कहते हैं राज्य व्यवस्था बनाए रखेगा, कल्याण नहीं करेगा। हेयक जो ऑस्ट्रिया का था, बाद में ब्रिटेन आ गया था। इसकी एक तो पुस्तक है रोड टू सर्फडम, एक लॉ लेजिस्लेशन लिबर्टी मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। इस व्यक्ति ने कहा कि सामाजिक न्याय एक मृग मरीचिका है जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आ गया है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक भी ऐसा ही है जो कर्तव्यों की बजाय और कल्याण की बजाय कौन सा स्वेच्छातंत्रवाद लेके आता है? अधिकार आधारित स्वेच्छातंत्रवाद। और जिसमें कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण है? संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है। तो हम कई बार तो ये कहते हैं कि ये उदारवाद की धारा से जुड़े हुए हैं, और कई बार हम कहते हैं किस धारा से जुड़े हुए हैं? रूढ़िवादी धारा से जुड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में इनकी चर्चा करेंगे जुड़े हुए किससे। तो कई लोग हेयक और नोजिक को भी कैसे व्यक्ति मानते हैं? रूढ़िवाद, जो कल्याणकारी राज्य को पसंद है नहीं करते। ऐसा ही एक विचारक है इरविंग क्रिस्टल। इरविंग क्रिस्टल है, डैनियल बेल है, नेथन ग्लेजर है। इनका नाम याद रखना, ये अमेरिकन है सारे के सारे। नोजिक भी अमेरिकन है, ये पर ये एक जैसे हैं। इरविंग क्रिस्टल है, डैनियल बेल है और नेथन ग्लेजर है। इन तीनों विचारकों के लिए हम ये कहते हैं कि ये नव रूढ़िवादी है, नियो कंजर्वेटिव है। इनको हम नियो कंजर्वेटिव बोलते हैं। अब तक हमने जो याद किया है ना, वो याद रखना कि ये तो बंटवारा किया मैंने, ये बंटवारा मैं तो सिर्फ समझाने के लिए किया है। अरस्तु एक रूढ़िवादी था, उसके बाद अपने इसका किया था ईसाई, वो रिचर्ड हुकर एक रूढ़िवादी था, डेविड ह्यूम एक रूढ़िवादी था, एडवर्ड बर्क भी रूढ़िवादी है। आज के टाइम में देखें तो आई माइकल ऑक्सफोर्ड है, ये भी रूढ़िवादी है। लेकिन ये तो एक धारा ही चलती है न्यू कंजर्वेटिव। ये न्यू कंजर्वेटिव है, ये डैनियल बेल, इरविंग क्रिस्टल और नेथन ग्लेजर। तो दो प्रकार का कंजर्वेटर कई प्रकार का है, उसमें हम किसकी चर्चा करें? नियो कंजर्वेटिव की चर्चा करें। जैसे नियो मार्क्सिज्म है, तो ये नियो कंजर्वेटिव है, ये धारा चलती है पूरी स्वायत्त और स्वतंत्र धारा है कंजर्वेटिव की। ये नियो कंजर्वेटिव वो है जो यूएस के अंदर ये जो महिलाओं के लिए, अश्वेतों के लिए, और आगे और बढ़ जाएं तो ये जो अल्पसंख्यकों के लिए जो सकारात्मक कार्रवाइयां की जाती है, विशिष्ट व्यवस्थाएं की जाती है, विशिष्ट स्कॉलरशिप की आगे बढ़ाने की या राज्य की तरफ से जब इनको बढ़ावा दिया जाता है, तो नियो कंजर्वेटिव क्या करते हैं? उनका विरोध करते हैं।
जैसे अश्वेतों को औरों से ज्यादा मौके देना, उनको स्कॉलरशिप देना, या उनको कक्षा में थोड़ी प्राथमिकता देना, हर काम में, खेल में प्राथमिकता देना, तो नियो कंजर्वेटिव इनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि अवसर सबके लिए खुले होने चाहिए। आप कर क्या रहे हैं, आप रिवर्स वो लगा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, पीछे के ले जा रहे हैं कि जो पहले के काल में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था, वर्तमान में आप उन लोगों के साथ अन्याय करके जिन्होंने किया था और उस अन्याय का क्या ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। हम समझते हैं आरक्षण क्या है, कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का बदला है। रिवर्स होता है पीछे, कि पीछे जिन जातियों ने उत्पीड़ित किया था किन्हीं का, या जो पीछे के काल में उत्पीड़ित हो चुकी हैं, अब वो फायदा उठाएंगी, और जो पहले फायदा उठाई है वो क्या होगी, अब उत्पीड़ित होगी। इसको हिंदी में बताना, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोलते हैं, विपरीत भेदभाव। तो ये काय का विरोध करते हैं, विपरीत भेदभाव का विरोध करते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, नियो कंजर्वेटिव। अगर नियो कंजर्वेटिव भारत में आ जाए तो बोला बताओ काय का विरोध करेंगे, ये आरक्षण का विरोध करेंगे, ये महिला सशक्तिकरण का विरोध करेंगे, क्योंकि पितृसत्तात्मकता का, परंपराओं का और प्राकृतिक असमानताओं के समर्थक होते हैं ये वर्तमान समय में। तो ये भारत में आके आरक्षण का विरोध करेंगे। तो ये महिलाओं, अश्वेतों और अल्पसंख्यक स्थितियों में सुधार के लिए राज्य जो प्रयास करता है और विशिष्ट प्रयास करता है, उनकी आलोचना करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, नियो कंजर्वेटिव कहलाते हैं। डैनियल बेन, नेथन ग्लेजर और इरविंग क्रिस्टल, ये अमेरिकन है। तो हमने रूढ़िवादी विचारक किए, इनके नाम अब लगभग के याद है, ज्यादा नहीं तो आप एडमंड बर्क को याद रख ले। पुराने वालों में आप अरस्तु याद रहता है आपके, और आधुनिक वाले माइकल ऑक्सफोर्ड, और न्यू कंजर्वेटिव में इरविंग क्रिस्टल और डैनियल बेल को याद रखें। ये 4-5 नाम आपके याद हो जाएंगे। देखिए एकदम से कोई चीज याद नहीं होती, आप 2-3 बार किसी को बताओ, उससे पूछो, आपके भी याद हो जाएंगे, उसके भी याद हो जाएंगे। अब कितने नाम याद है बताओ आप, पुराने वाले से शुरू करो। अरस्तु याद है, आधुनिक वाले में 1600 के बाद वालों में एडमंड बर्क याद है, डेविड ह्यूम याद है, और समकालीन तो इन 40-50 सालों में माइकल ऑक्सफोर्ड, हेयक, नोजिक, और ये सारे याद, इरविंग क्रिस्टल और डैनियल बेल। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो रूढ़िवाद है ये है कितने प्रकार का, टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म करेंगे, रूढ़िवाद के प्रकार करेंगे। ये कई बार तो ये लगता है कि जो कहा गया है ना, कि जो समशीतोष्ण वातावरण में रहते हैं उनकी शारीरिक क्षमताएं क्या होती है, ज्यादा होती है, उनकी वर्क कैपेसिटी ज्यादा होती है, बजाय उनके जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं। तो आज आप कौन से प्रदेश में हैं, गर्म प्रदेश में। हालत तो घंटे बड़ा, 2 घंटे 2.5 घंटे तो पता नहीं चलता, फिर थोड़ी थोड़ी कान आती है, फिर पता नहीं चलता। तो इनका फर्क तो पड़ता है ना, इनका वर्क कैपेसिटी के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर। रूढ़िवाद का, हाँ सारे ऐसे हो गए। हाँ बस पता चल जाना चाहिए भी, कह दिया है कि एफिशिएंसी क्या हो गई है, कम। हम तो तैयार ही बैठे थे हैं। मैं तो मेरी चर्चा करूँ, आप तो यंग हैं अभी तो आपकी क्षमताओं का बहुत दोहन करना है ना। भारत माता को बहुत आवश्यकता है आपके ब्रेन की, क्योंकि भारत को क्या बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। कौन बनाएंगे, आप बनाएंगे, आप बनाए। और अकेला थोड़ी बनाएगा, आपके माध्यम से बनाएगा। चलो अब चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव की। ये कंजर्वेटिव ने कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सत्तावादी कंजर्वेटिव, अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव, सत्तावादी, सत्तावादी रूढ़िवादी या रूढ़िवाद। इनके लिए अथॉरिटी महत्वपूर्ण होती है, अथॉरिटी जो ऊपर से नीचे तक आती है, अथॉरिटी जो नेतृत्व में पाई जाती है। तो सत्तावादी रूढ़िवादी है, ये जन स्वीकृति के, जन भागीदारी के, लोकतंत्र के
मताधिकार के, अब आप समझ गए, राजनीतिक अधिकारों के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। इनको हम कौन सा बोलते हैं, सत्तावादी रूढ़िवादी बोलते हैं। अब आप भले ही इतना याद रखना कि ये सत्तावादी रूढ़िवादी होते हैं, इनके ज्यादा आगे उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण याद करो तो ऐसा ही एक व्यक्ति कौन था, मेस्ट्रो। ये एक फ्रांस का विचारक था जिसने अपने ही देश की क्रांति की आलोचना की थी, फ्रांसीसी क्रांति की। और इसने कहा था कि देश में राज है वो किसका रहना चाहिए, वंशानुगत राजतंत्र का। और इसने कहा था कि इस देश को गणतंत्र की कतई आवश्यकता नहीं है। वो था मेस्ट्रो। ऐसा ही एक जार रह चुका है, जार निकोल्स प्रथम। ये रशिया का था, ये भी सत्तावादी रूढ़िवादी था। ये भी यही कहा करता था कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति के जो हैं नारे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनकी बजाय तो महत्वपूर्ण है नेतृत्व, निरंकुशता, रूढ़िवाद, ये आपका राष्ट्रवाद, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यवस्थावाद ये ज्यादा। तो ये रूस का जो जार निकोल्स था, जार निकोल्स प्रथम, जार मतलब ये अपने राजा कहते, वो जार कहते थे। ये भी कौन है, सत्तावादी रूढ़िवादी। अब सिंपल तरीके से समझे कि आपको ऐसे व्यक्ति दिखाई दे जाएंगे उन 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, इनको अपन बोलते हैं इलिटिसिज्म वाले। आपको पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स याद है, ये सारे के सारे कौन से हैं, सत्तावादी रूढ़िवादी है, पेरेटो। और ये जो अभिजनवादी है, ये वही कहते हैं कि जनतंत्र। और कौन से अभिजनवादी बताओ, शास्त्रीय जो अभिजनवादी है, ये आधुनिक वाले नहीं, रॉबर्ट डेल और ये एंथनी डाउन्स या सुम्पीटर नहीं, पुराने वाले जो समाजशास्त्री है, इटली वाले पेरेटो और मोस्का, और जर्मनी वाला मिचेल्स, और इसका वाला स्पेन वाला वाई गोसेट, ये अभिजनवादी है। लेकिन ये कहते हैं कि लोकतंत्र है वो कामयाब पद्धति नहीं है, ये मूर्खों का और अक्षम लोगों का शासन होता है। क्षमताएं तो राज करने की किसके पास होती है, इलिट्स के पास। तो पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स जैसे अभिजनवादी लोग भी कैसे रूढ़िवादी हैं, सत्तावादी रूढ़िवादी है। और ये वो लोग थे जिन्होंने 1920 के बाद, पेरेटो मर नहीं गया था और मिचेल्स मरा नहीं था, इन्होंने फांसीवाद का समर्थन किया था। तो ये जो फांसीवाद है, ये भी नाजीवाद जैसी चीजें भी क्या होती है, सत्तावादी रूढ़िवादी होते हैं, जो कहते हैं कि प्राधिकार कहाँ से पैदा होता है, ऊपर से पैदा होता है। तो इनके लिए अनुशासन, इनके लिए अनुक्रम, श्रेणीबद्धता, व्यवस्था, ऑर्डर और नेतृत्व, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती है। इनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, इनके लिए देश महत्वपूर्ण होता है, सत्ता महत्वपूर्ण होती है, शक्ति महत्वपूर्ण होती है, ताकत महत्वपूर्ण होती है। ये ऊपर से नीचे तक आती है। ये ऊपर से मुसोलिनी के पास होती है और जर्मनी में ये हिटलर के पास होती है। तो ये ऐसे होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, सत्तावादी रूढ़िवादी बोलते हैं। ठीक है। अब सत्तावादी रूढ़िवादियों का ये एक मूल विचार है कि सत्ता है ये प्राकृतिक रूप से आती है किसी के पास, जनता सत्ता किसी को देती नहीं है। ये नेतृत्व की क्षमता होती है, ये नेता की पावर होती है कि वो सत्ता का प्रयोग करता है, जन समर्थन की उसको आवश्यकता नहीं होती। जन समर्थन वो जुटा लेता है अगर उसमें क्षमताएं होती है तो यहां जो सत्ता है अथॉरिटेरियन है, वो ऊपर से किस ओर चलता है, अप टू डाउन चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ये एक प्रकार का हमने रूढ़िवाद किया जिसका नाम था सत्तावादी रूढ़िवाद। एक और हम करते हैं पैतृक रूढ़िवाद। पैतृक रूढ़िवाद है वो है एडमंड बर्क का। ये पैट्रियार्कियल कंजर्वेटिज्म, ये सिंपल सा है। पैतृक ये कहता है कि एक संतान है, वो अपना भला नहीं जानती, उसके संरक्षक, उसके गार्जियन, उसके माता पिता जानते हैं कि उसका भला किस में।
तो ये जो समाज में हायरार्की पाई जाती है, कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं और कुछ लोग निम्न होते हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि संतानें हैं वो निम्न रहेगी, वो अपना कल्याण करना नहीं जानती, तो उनके माता पिता उनसे अपने आप ही क्या रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे। तब ये कहा करता था कि जनता का काम है मेरा चुनाव करना, और अब मैं ब्रिस्टल का प्रतिनिधि नहीं हूं जहां से जीत के आता था, बल्कि मैं ब्रिटेन का प्रतिनिधि हूं, तो उनका काम मेरा चयन करना है, उसके बाद जनता का काम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने मुझे सत्ता सौंप दी है। जो प्रतिनिधि होता है ना वो विवेकशील होता है, जनता विवेकशील नहीं होती। तो क्या किया जाएगा कि अब जीतने के बाद जनता है वो प्रतिनिधियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अब बताओ यहां लोकतंत्र है क्या? देखिए, जो हमने एथॉरिटेरियन जो कंजर्वेटिज्म किया था, सत्तावादी रूढ़िवाद किया था, उसमें लोकतंत्र था क्या? इसमें है, इसमें लोकतंत्र है प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उसके बाद लोकतंत्र नहीं है। उसके बाद प्रतिनिधि करेगा जो कुछ करेगा, जनता की निर्णयों में कोई भागीदारी नहीं होगी। तो लोकतंत्र दो प्रकार का काम करता है, एक वो प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, और दूसरा जीतने के बाद उनको डायरेक्शन देता है कि ये हमारी मांगे हैं, आप इनकी क्या करें, पूर्ति करें। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, जनता थोड़ी जानती है उसका कल्याण किस में है, औलाद नहीं जानती कि कल्याण किस में, तो माँ बाप जानते हैं कि औलाद के लिए अच्छी चीज क्या है। ये तो पैतृक जानते हैं, संरक्षक जानते हैं कि हमारे जो अधीनस्थ हैं उनका कल्याण कैसे होगा। तो ये एडमंड बर्क कहता है कि ये जो आपके लीडर होते हैं, ये जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, ये दरअसल आपके ट्रस्टी होते हैं। तब हम कहते हैं एक थ्योरी पैदा होती है, कौन सी? ट्रस्टीशिप थ्योरी। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी आपको? ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या कहती है? जनता का काम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है, उसके बाद जनता का काम समाप्त। उसके बाद उन जनता ने क्या किया है, किस पर ट्रस्ट कर लिया है? अपने प्रतिनिधि के ऊपर। अब उसको देखना है कि प्रतिनिधि करता क्या है, उस पर आप पूर्ण आप ट्रस्ट करें, और उसके बाद आप सिर्फ देखें, वो करेगा, वो जानता है। क्योंकि ये जो प्रतिनिधि होते हैं ना, ये इनमें स्वाभाविक क्षमताएं होती है नेतृत्व और कल्याण करने की, आम आदमी में क्षमताएं होती नहीं है, इसीलिए उसको जनता दायित्व सौंपती है, क्योंकि वो विशिष्ट क्षमताओं वाला कुलीन व्यक्ति होता है। तो ये काय का समर्थन करता है? प्रतिनिधित्व के मामले में, लोकतंत्र के मामले में कौन सी थ्योरी लेके आता है? ट्रस्टीशिप थ्योरी। ये लिख लो भले आप, एडमंड बर्क की प्रतिनिधित्व की कौन सी थ्योरी है? ट्रस्टीशिप थ्योरी है। प्रतिनिधित्व के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में, प्रतिनिधियों के बारे में है ट्रस्टीशिप की थ्योरी। अब ट्रस्टीशिप की थ्योरी तो दो चलती है, गांधी की चलती है और एडमंड बर्क की चलती है। दोनों में क्या अंतर है बताओ? हाँ, गांधी का है वो बाजार के आर्थिक और पूंजीपतियों के क्षेत्र में, और इसकी किस क्षेत्र में है? राजनीतिक क्षेत्र में, प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में। गुड, ये हमने पैतृक रूढ़िवाद किया एडमंड बर्क का। अब हम और रूढ़िवाद करते हैं, वो है वन नेशन, वन नेशन रूढ़िवाद। इस रूढ़िवाद को कई बार दयालु रूढ़िवाद भी कहा जाता है, और इसको कई बार टोरी रूढ़िवाद भी कहा जाता है। ये जो सत्तावादी रूढ़िवाद था, जो हमने पहला किया था सत्तावादी रूढ़िवाद, ये इसको यूरोपियन धारा का बोलते हैं, यूरोपियन। और ये है एंग्लो अमेरिकन। दो धाराएं चलती है, एक एंग्लो अमेरिकन और एक महाद्वीपीय यूरोपीय। ये दो, देखिए ये दोनों धाराएं अलग चलती है हमेशा ही, और इनमें बहुत भारी अंतर होता है। एक तो चलती है एंग्लो अमेरिकन, एक चलती है महाद्वीपीय यूरोपीय। एंग्लो अमेरिकन धारा है, उसका है ये वन नेशन रूढ़िवाद और पैतृक रूढ़िवाद। और जो सत्तावादी रूढ़िवाद किया था वो किसका है? महाद्वीपीय यूरोपीय है। अभी हमें एक उत्तर आधुनिकता करेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म करेंगे।
तो पोस्ट मॉडर्निज्म के जो अधिकांश विचारक है ना वो आपको फ्रांस के मिलेंगे। तो बताओ पोस्ट मॉडर्निज्म है, उत्तराधुनिकतावाद है, वो एंग्लो अमेरिकन है या महाद्वीपीय यूरोपीय है? इसमें आते हैं स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी। यानी ब्रिटेन को छोड़ के पश्चिमी यूरोप के देशों में जो ज्ञान पैदा होता है वो कैसा होता है? महाद्वीपीय यूरोपीय। और अमेरिका में, इंग्लैंड में जो पैदा होता है वो होता है एंग्लो अमेरिका। ये दोनों अलग अलग धाराएं चलती है यूरोप में, और ये एक दूसरे की बहुत ही विपरीत धाराएं होती है कई बार। तो वन नेशन रूढ़िवाद, इसको दयालु रूढ़िवाद भी कहते हैं और इसको टोरी रूढ़िवाद। अब टोरी क्यों कहते हैं ये आप समझ गए, क्यों, कहां पैदा हुआ है ये? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री था बेंजामिन डिज़राइली, बड़ा फेमस प्रधानमंत्री है। जब प्रधानमंत्री करेंगे अपन इसमें जब विभिन्न देशों की राज व्यवस्था करेंगे तब चर्चा आएगा। बेंजामिन डिज़राइली, इसने कहा था कि ब्रिटेन में कितने नेशन है? 2 नेशन है। एक वो हैं जो पूंजीपति हैं, वो अमीर हैं, दूसरी तरफ कौन है? गरीब है। इस प्रकार के 2 नेशन है, अमीर और गरीब। तो इसने कहा कि अमीरों का ये नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि अगर समाज में व्यवस्था बनाए रखनी है तो किसकी सहायता करो? गरीबों की। वरना समाज में फ्रैक्शन पैदा होगा और वो संभालने से संभलेगा नहीं, इतना भारी फ्रैक्शन हो जाएगा अगर गरीबी और अमीरी ऐसे ही बढ़ती गई। तो इसका मूल कारण ये है कि जो अमीर है वो अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। समाज कोई बिखरी हुई और आणविक इकाई नहीं है। समाज एक एकल यूनिट है, होल यूनिट है। उसमें अगर कुछ आगे बढ़ गए और कुछ पीछे रह गए ना, तो इसका मतलब कुछ कड़ियां जो कमजोर हो गई वो पूरे समाज को ही कमजोर कर देगी। क्योंकि समाज कैसी इकाई होता है? जैविक इकाई होता है। तो अगर शरीर के कुछ अंग कमजोर है तो वो पूरा शरीर ही क्या माना जाएगा? कमजोर माना जाएगा। इसलिए सारे अंगों को क्या करना है? मजबूत करना है। तो इन अमीरों का ये दायित्व है कि वो 2 नेशन को क्या बनाए? 1 नेशन बनाए। अब इसी को बाद में चर्चा की किसने? चर्चिल ने। और इसी 1 नेशन और ऐसे ही रूढ़िवादी को बढ़ावा दिया बाद में मार्गरेट थैचर ने। तो चाहे वो चर्चिल हो, थैचर हो, चाहे बेंजामिन डिज़राइली हो, ये रूढ़िवादी है वहां के। ये तो अनुदारवादी पार्टी के हैं। ये पहले टोरी थे, बाद में अनुदारवादी बन गए थे। इसको दयालु रूढ़िवाद भी कहा जाता है। हालांकि थैचर ने तो बाद में कोई दयालु रूढ़िवाद नहीं लाई थी, लेकिन इसने किया क्या था? बाद में कल्याणकारी राज्य का भारी विरोध किया था थैचर ने। तो चाहे वो रिगनवाद है, चाहे वो ब्रिटेन का थैचरवाद है, ये सब काय में आते हैं? रूढ़िवाद में आते हैं। तो ये हमने कौन सा रूढ़िवाद किया? 1 नेशन रूढ़िवाद, जो कहते हैं कि अमीरों को क्या होने की जरूरत है? दयालु होने की जरूरत है। समाज में गरीबों का कल्याण करने की आवश्यकता है। इसको टोरी रूढ़िवाद भी बोलते हैं। ये बेंजामिन डिज़राइली लेके आया था। अब हम 2 रूढ़िवाद है, उनमें आप कंफ्यूज मत होना। एक है उदार रूढ़िवाद, इसको सीधा याद कर लेते हैं। इसमें आप इनको हटा देना, इसमें से नोजिक को, हेयक को और फ्रीडमैन को हटा दो एक बार। उदार रूढ़िवाद, ये वो रूढ़िवाद है जिसमें 2 चीजें मिल जाती है। एक मिल जाता है उदारवाद और दूसरा मिल जाता है रूढ़िवाद। उदारवाद से लिए लेके आते हैं बाजार वाली विशेषताएं और रूढ़िवाद से लेके आते हैं ये सामाजिक विशेषताएं। उदार रूढ़िवाद, और इसी की एक हम धारा अब करेंगे जो बिल्कुल समझ में आ जाएगी हमें। वो कौन सी है? न्यू राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, न्यू राइट। इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, एक तरफ उदार है, दूसरी तरफ रूढ़ि है। उदारवाद कहते ही वही प्रतियोगी बाजार, अदृश्य हाथ, वो समझ में आता है। रूढ़िवाद कहते क्या समझ में आता है? हायरार्की, असमानता, प्राकृतिक असमानता, जैविक समाज, ये सारी समझ में आती है। और इन दोनों को मिला दे तो उदार रूढ़िवाद नजर आता है। इसको हम आजकल प्रसिद्ध भाषा में क्या कहते हैं? न्यू राइट्स कहते हैं। तो हमारी आगामी चर्चा वो किस पे छिड़ने वाली है? न्यू राइट्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि न्यू राइट्स कौन है।
न्यू राइट्स दरअसल दो विरोधी और विपरीत विचारधाराओं के मिलन से बनी हुई एक नई प्रवृत्ति है न्यू राइट्स। नव दक्षिण पंथ बोलते हैं इसको। इसमें एक तरफ है नव उदारवाद और दूसरी तरफ है इसमें नव रूढ़िवाद। तो एक तरफ नियो कंजर्वेटिज्म है, दूसरी तरफ नियो लिबरलिज्म है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यू राइट्स बनता है। अब ऐसे ही समझ आता, एक तरफ उदारवाद आ गया है और दूसरी तरफ रूढ़िवाद आ गया, तो क्या बन गया है? न्यू राइट्स बन गया है। अब इनकी जैसे जैसे चर्चा चलती जाएगी आपके समझ में आ जाएगा। नव उदारवादी, पहले बड़ी चलो हूल तस्वीर बनाते हैं। ये न्यू राइट्स वाले हैं ना, ये कई बार अपने चर्चा कर चुके हैं। ये बाजार के मामले में तो अलग सोचते हैं और समाज के मामले में अलग सोचते हैं। वो होते हैं न्यू राइट्स वाले। बाजार को खुला, प्रतियोगी, हस्तक्षेप वाला करना चाहते हैं, पूंजी के अधिकार का समर्थन करते हैं। लेकिन समाज को ये बंद, रूढ़िवादी, व्यवस्था वाला, सत्तावादी और असमानता वाला रखना चाहते हैं। तो बाजार अलग है और समाज अलग है। बाजार के मामले में इनके विचार अलग हैं और समाज के मामले में इनके विचार अलग है। उनको हम क्या बोलते हैं? न्यू राइट्स बोलते हैं। अब ये बताओ कि न्यू कंजर्वेटिव और न्यू राइट्स में कोई फर्क है क्या? अब मैं दो शब्द लिखता हूं कि मैंने कहा एक तो है न्यू राइट्स और एक है न्यू कंजर्वेटिव। इनमें फर्क है क्या? ये है कौन? न्यू राइट्स, ठीक है। ये है न्यू लिबरलिस्ट और ये है नव रूढ़िवाद। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा। ये इसको अपन ना न्यू लिबरलिस्ट NL बोल रहे हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? न्यू कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, और इसको NR बोल रहे हैं, न्यू राइट्स। ये घेरा किसका है? ये NR का घेरा है। ये किसका घेरा है? NC का घेरा है। और ये वाला घेरा NL का है। तो जो न्यू राइट्स हैं उनमें आधे गुण तो किसके हैं? रूढ़िवाद के हैं। और न्यू उदारवाद में आधे गुण किसके हैं? सॉरी, इसमें आधे गुण किसके हैं? नव उदारवाद। तो क्या नव रूढ़िवादी और नव राइट्स एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते। ये समाज के मामले में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन बाकी एक जैसे नहीं होते। न्यू राइट्स और न्यू ये लिबरलिस्ट हैं, ये आधे तो एक जैसे होते हैं लेकिन आधे एक जैसे नहीं होते। तो नव रूढ़िवादी और नव दक्षिणपंथी एक जैसे, आधे एक जैसे होते, आधे एक जैसे नहीं होते। ये जब नव रूढ़िवाद है, ये बाजार और समाज दोनों में ही रूढ़िवादिता बनाए रखना चाहता है। अब दूसरा वो सुन लो, अब फिर देखते हैं। ये कहता है कि दोनों जगह रूढ़िवादिता रहे, बाजार में भी और समाज में भी। ये कहता है कि दोनों ही जगह उदारवाद रहे, बाजार में भी और कहां? समाज, दोनों जगह उदारवाद रहे। अब यहां से इन्होंने क्या लिया? न्यू राइट्स ने यहां से क्या ले लिया? बाजार ले लिया। और यहां से क्या ले लिया? समाज ले लिया। तो नव उदारवाद से तो बाजार का उदारवाद ले लिया और यहां नव रूढ़िवाद से समाज का रूढ़िवाद ले लिया। अब दो चीजें हो गई। अब मैं फिर लिख देता हूं, इन्होंने नव रूढ़िवाद से समाज का रूढ़िवाद ले लिया और नव उदारवाद से बाजार का उदारवाद ले लिया और इन दोनों को आपस में मिला दिया। समाज में तो रूढ़िवाद चलेगा और बाजार में उदारवाद चलेगा, तो क्या होगा? न्यू राइट्स होगा। ठीक है, अब ये है न्यू राइट्स। नव उदारवाद प्रभावित है, आपको अच्छी तरह से पता है, किस उदारवाद से? शास्त्रीय उदारवाद से।
शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, दो प्रकार का उदारवाद आपको पता है। शास्त्रीय कौन सा है बताओ? लोक वाला है ना, बेंथम वाला, ये थॉमस पेन वाला, हर्बर्ट स्पेंसर वाला, ये कौन सा है? ये आपको पता है शास्त्रीय है। ये काय को बढ़ावा देते हैं बताओ? ये बढ़ावा देते थे एस शेप को, ये बढ़ावा देते थे पूंजी के कैसे अधिकार को? अबाध अधिकार को। हाँ, वो संपत्ति का अधिकार आ गया, संपत्ति के अधिकार को, वो थे शास्त्रीय उदारवादी। ठीक है, तो ये नव उदारवाद के ऊपर एस शेप पूंजीवाद और कौन सा हाथ? अदृश्य हाथ। उसके बाद क्या होगा समाज में, बाजार में क्या होगी? प्रतियोगी बाजार। कैसा बाजार? खुला बाजार। और काय को बढ़ावा देते हैं ये? योग्यता को। ये सारा नव उदारवाद के अंदर पाया जाता है। तो हमने देखा कि नव उदारवाद कैसे प्रभावित है? शास्त्रीय उदारवाद से। ठीक, इसके अंदर न्यू राइट्स ये मानते हैं बाजार तो ऐसा होना चाहिए। नव रूढ़िवाद है, इसमें गुण पाए जाते हैं शास्त्रीय रूढ़िवाद के। अब बताओ शास्त्रीय रूढ़िवाद में क्या गुण पाए जाते हैं? नंबर 1 परंपराएं महत्वपूर्ण है, नंबर 2 हायरार्की होती है, नंबर 3 समाज जैविक होता है, नंबर 4 व्यक्ति विवेकशील नहीं होता। अब व्यक्ति विवेकशील होता है, अब फंस गए। ये तो कहते हैं व्यक्ति विवेकशील होता है और ये कहते हैं व्यक्ति विवेकशील है, तो क्या करें? व्यक्ति को कहां लेके जाएं? आप बताओ, चलो सोचो। व्यक्ति विवेकशील तो होता है सिर्फ बाजार के मामले में होता है, समाज के मामले में व्यक्ति विवेकशील नहीं होता। ये न्यू राइट्स है। तो ऐसे करके एक नव उदारवाद आया और एक नव रूढ़िवाद, इन दोनों के मिलन से आधा आधा लेके क्या बना? एक न्यू राइट्स बना। ये शास्त्रीय उदारवाद से प्रभावित है। ये अवसर की समानता देना चाहते हैं। ये हैं, ये इसके ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं। और देखो ये ठीक है, ये अवसर की समानता देना नहीं चाहते। ये ग्लोबलाइजेशन के क्या हैं? ये विरोधी है। तो इनकी कुछ विशेषताएं देख लेना। ये शास्त्रीय उदारवाद से और ये शास्त्रीय रूढ़िवाद से प्रभावित है। तो हमने न्यू राइट्स किया। अब ये न्यू राइट्स है ना, इनकी शब्दावलियां हैं वो थोड़ी सी अलग है। आप ये याद रहे तो ठीक है, वरना आपको ये बहुत ही बार सुनने में आती है न्यू राइट्स की शब्दावलियां। न्यू राइट्स है हेयक, न्यू राइट्स है नोजिक, न्यू राइट्स है फ्रीडमैन। ये न्यू राइट्स के हेयक, नोजिक और फ्रीडमैन। ये है थेचरवाद और ये है रीगनवाद। थेचरवाद और रीगनवाद का नाम आते ही हेयक और इनका नाम आते ही आपको क्या क्या चीजें याद आती है देखते हैं। तो अब न्यू राइट्स की चर्चा करते हैं। न्यू राइट्स कंजर्वेटिज्म की ही एक धारा है जो बाजार में खुलापन लाना चाहती है। ठीक है, हेयक, नोजिक, ये फ्रीडमैन, ये लोग हैं इसके, मिल्टन फ्रीडमैन, ये तो खूब किए थे अपन ने। अब उसके बाद अपने करते हैं, इसी से रिलेटेड है थेचरवाद। कहाँ की प्रधानमंत्री? हाँ, जिसने ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य को समाप्त कर दिया और निजीकरण कर दिया। और इसी के समकालीन राष्ट्रपति था ये सब 1980 से कब की बात है? 90 के बीच की बात है, 1980 से 90। और यहां क्या चला? रीगनवाद चला। ठीक है, ये थेचरवाद और रीगनवाद ये दोनों न्यू राइट से संबंधित है। इन्होंने सबने मिलके और कहा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करनी पड़ेगी? डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी। इन्होंने ये कहा कि अब जो स्टेट है वो क्या करेगा बताओ? रोलिंग बैक। रोलिंग बैक क्या होता है? ये पब्लिक एड में कितना किया था पढ़ने। राज्य अपना हाथ कल्याणकारी कार्यों से पीछे खींच लेगा। और फिर नोजी कहता है कि ऐसा राज्य कैसा राज्य होगा? मिनिमल स्टेट होगा। ये याद आ गया? मिनिमल स्टेट नोजी का ये होगा।
इसमें क्या पाई जाएगी आप बताओ? इसमें पाई जाएगी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण, सॉरी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पाया जाएगा, वैश्वीकरण जिसको आप कहते हो। तो ये सारी शब्दावलियां किसकी है? न्यू राइट्स की है। लेकिन इन शब्दावलियों का मूल जो संबंध हम देख रहे हैं वो बाजारवाद से है, मुक्त प्रतियोगिता से है। ये है। तो ये हमने उदार रूढ़िवाद किया, और उदार रूढ़िवाद का कौन सा चेहरा किया? न्यू राइट्स वाला चेहरा किया। अब हमारे पास करने के लिए 4 प्रकार के रूढ़िवाद हैं बड़े बड़े। एक है सत्तावादी। ये इसकी मूल भाव क्या है सत्तावादी रूढ़िवाद के? कि जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, लोकतंत्र कोई कामयाब चीज है नहीं है, सत्ता ऊपर से आती है, प्राधिकार महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है पैतृक। इसका मूल भाव क्या है? कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाने चाहिए, लेकिन वो जनता से पूछकर काम नहीं करे, ये पैतृक भाव वाला है। तीसरा हमने किया कौन सा? वन नेशन। ये है दयालु रूढ़िवाद। इनके लिए जरूरी है कि अमीर हैं वो दयालुता की भावना से किसकी स्थितियां सुधारे? गरीबों की स्थितियां सुधारे। तो आपको इनके कई कल्याणकारी राज्य का समर्थक होते हैं, कहीं समर्थन नहीं करते कल्याणकारी राज्य का। ये तो इनका राज्य रात्रि प्रिय होती है। ये पूंजी के अधिकार का समर्थन करते हैं क्या रूढ़िवादी? कर शुरुआत में कह ना पूंजी के अधिकार को तो परम अधिकार मानते हैं, ये भी उदारवादियों से कम नहीं है। उसके बाद हमने किया था उदार रूढ़िवाद, और इसी से मिलता जुलता हमने किया था जिसको आजकल हम न्यू राइट्स कहते हैं। इनका जो जोर है, इनका जोर सत्ता पे है, इनका जोर पैतृकता के ऊपर है, संरक्षण के ऊपर है, इनका जोर दयालुता के ऊपर है, इनका जोर बाजार के ऊपर है। इनके लिए अथॉरिटी महत्वपूर्ण है, इनके लिए गार्जियनशिप महत्वपूर्ण है, इनके लिए दयालुता महत्वपूर्ण है, इनके लिए बाजार महत्वपूर्ण है। इनके लिए मैंने कहा अथॉरिटी यानी शक्ति, सत्ता महत्वपूर्ण और व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इनके लिए संरक्षण महत्वपूर्ण है, इनके लिए दयालुता महत्वपूर्ण है, और इनके लिए बाजार महत्वपूर्ण है। ये दो। अब हम ईसाई रूढ़िवाद और करते हैं। ईसाई रूढ़िवाद सिंपल सा ही है। इनका जो झुकाव है ईसाई रूढ़िवाद का झुकाव है वो प्रोटेस्टेंट की बजाय किसकी ओर है? कैथोलिक की ओर है। ये यूरोप के कुछ देशों से और लैटिन अमेरिका से ज्यादा संबंधित है। इस ईसाई रूढ़िवाद को ये याद रखना, अल्पाइन, एक जगह और है, हम ये जर्मनी में अल्पाइन राइन पूंजीवाद कह रहे हैं क्या इसको? ये इसको अल्पाइन राइन पूंजीवाद होता है इसके अंदर, अभी चर्चा कर लेंगे। इसमें सामाजिक कॉर्पोरेटिज्म होता है, सोशल कॉर्पोरेटिज्म या सामाजिक निगमवाद होता है। ये सब क्या है? ईसाई रूढ़िवाद ये कहता है, या ईसाई पूंजीवाद ये कहता है कि जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ना, ये अणुवाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, व्यक्तिवाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, भौतिकतावाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है वो डार्विनवाद के हिसाब से चलेगा, दम होगा तो जिंदा रहेगा वरना मर जाएगा। ये कैथोलिक कहते हैं ऐसा नहीं होता, समाज एक इकाई होती है जिसमें हम सब जुड़ के रहते हैं, तो ये पूरे समाज का दायित्व है कि हम सब जिंदा रहें और एक दूसरे की सहायता करें। तो रूढ़िवाद की बजाय समूहवाद और जैविकवाद महत्वपूर्ण होता है। कौन कहता है? ईसाई रूढ़िवाद। अब आ गया कि चलो पूंजीवाद लाना है, तो कैसा पूंजीवाद लाएं? तो इसको वो बोलते हैं अल्पाइन राइन पूंजीवाद, जो जर्मनी वगैरह में चलता है। इसको हम सामाजिक निगमवाद कहते हैं कि आप कॉर्पोरेटिज्म तो लाओ, पूंजीपति होने चाहिए, बड़े बड़े घराने होने चाहिए, लेकिन ये घराने किसके
कल्याण के लिए काम करेंगे? सामाजिक कल्याण के लिए। वो अपने सामाजिक दायित्वों को भूलेंगे नहीं। तो यहां जो पूंजीपति तैयार होते हैं, वो जैसे एक पूंजीपति ने फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में वो सामाजिक निगमवाद कैसे होगा? वो क्या करेगा कि अगर वो पर्यावरण की क्षति कर रहा है तो सबसे पहले वो किसका संरक्षण करेगा? पर्यावरण का। फिर अगर उससे आसपास के नागरिकों के साथ गड़बड़ हो रही है तो वो क्या करेगा? जिस प्रकार की स्वास्थ्य की गड़बड़ हॉस्पिटल खोलेगा। अगर उसने देखा कि मैं यहां से पैसा कमा रहा हूं, लोग यहां काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं, तो वहां क्या खोलेगा? स्कूल खोलेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? निगमवाद तो होगा लेकिन सामाजिक सहयोग करेगा वो, और सामाजिक सहयोग से वो आगे बढ़ेगा। यहां जो भाव होता है वो सामूहिक भाव होता है। पूंजीपति लाभ जो कमाएंगे वो श्रमिकों को लाभ बांट के फिर लाभ कमाएंगे, उनके खून पसीने की कमाई से लाभ नहीं कमाएंगे। और मजदूर भी होंगे ना, वो पूंजीपति को अपना विरोधी नहीं मानेंगे, अपना बड़ा और अपना सहयोगी मानेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो इसमें जो कॉर्पोरेटिज्म आएगा, जो पूंजीवाद आएगा, वो एक कॉरपोरेशन से पैदा होगा, आपसी सहयोग से पैदा होगा, बंधुत्व से पैदा होगा। इसमें आपसी खींचतान और वर्गीय विभेद नहीं होगा। तो ये जो ईसाई रूढ़िवाद होता है, इसे पूंजीवाद का चेहरा होता है, ये नरम होता है और समाज हितैषी होता है, बंधुत्व वाला होता है, शोषणकारी नहीं होता जैसा प्रोटेस्टेंट में पाया जाता है। तो ये हमने और कौन सा रूढ़िवाद कर लिया? एक ईसाई रूढ़िवाद। ईसाई लोग इसको कई बार ईसाई रूढ़िवाद नहीं कह के क्या बोल देते हैं? ईसाई लोकतंत्र बोल देते हैं। तो ये शब्द याद रखना। अल्पाइन राइन पूंजीवाद है तो ये कैथोलिकवाद से प्रभावित ये धारा है। अभी तक कुछ सी हमने की थी, ये तो थी प्रोटेस्टेंट से, और ये किससे प्रभावित है? कैथोलिकवाद, जो जीववाद पे विश्वास करता है। तो ये हमने रूढ़िवाद कंप्लीट किया। देखिए, अब जब हमने रूढ़िवाद की शुरुआत की थी तो 5 मिनट में दोहराते हैं। ये 5-7 हमने इसकी बड़ी विशेषताएं देखी थी। ये यथास्थितिवादी होता है, ये धीमा परिवर्तन चाहता है, परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों से प्रेम करता है, समाज को क्या मानता है? समान या श्रेणीबद्ध? श्रेणीबद्ध मानता है। व्यक्ति को ये विवेकशील और तर्कबुद्धि वाला नहीं मानता, और समाज को आणविक की बजाय, व्यक्तिवादी की बजाय जैविक मानता है। इसका जो विकास हुआ वो टोरीवाद से हुआ। फिर उसके अकॉर्डिंग कंजर्वेटिव पार्टी बनी कहाँ? ब्रिटेन में। तो टोरी फिर कंजर्वेटिव बन गए। अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इसका समर्थन करती है। फिर हम आ गए अरस्तु की। अरस्तु रूढ़िवादी था, प्रमुख रूढ़िवादी था, जबकि रेडिकल कौन था? प्लेटो रेडिकल था। फिर एडमंड बर्क की चर्चा की, जो फ्रांस की क्रांति की, प्राकृतिक अधिकारों की और इनकी लोकप्रिय संप्रभुता की क्या करता है? आलोचना करता है एडमंड बर्क। फिर हमने किया माइकल ऑक्सफोर्ड, इसकी पुस्तक की रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स में जो तर्क बुद्धि होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। फिर मैंने आपको नियो कंजर्वेटिज्म कराया, जो अमेरिका में पैदा हुआ है। बताओ कौन कौन है उसके? नियो कंजर्वेटिज्म, डैनियल बेल है, नेथन ग्लेजर है और इरविंग क्रिस्टल है। फिर हमने शुरू किया था कि ये है कितने प्रकार का। तो सत्तावादी है मैस्ट्रो वाला, और ये पेरेटो मोस्का वाला, वो सत्तावादी है। एक वन नेशन है डिजराइली वाला, कि 2 नेशन की बजाय कितना नेशन तैयार करना पड़ेगा? 1 नेशन तैयार करना पड़ेगा। एक एडमंड बर्क का है कौन सा? पैतृक वाला। और न्यू राइट्स किया हेयक, नोजिक और फ्रीडमैन वाला, वो नियो कंजर्वेटिव का और नियो लिबरलिज्म का एक मिक्स रूप है। और फिर हमने राइन अल्पाइन पूंजीवाद किया और ईसाई लोकतंत्र किया था। चलिए, ये एक और धारा, विचारधारा पूरी होगी। कौन सी? कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।